हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड्स मोनोपोली एंड कंपटीशन, या एकाधिकार व प्रतियोगिता के लिए सार्वजनिक नीति। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट फेल्योर क्या है, बाजार विफलता क्यों उत्पन्न होती है, और वहां हमने डिस्कस किया था और ये निष्कर्ष निकाला था कि बाजार विफलता का एक मुख्य कारण बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव है, या मार्केट इम्परफेक्शंस हैं, बाजार की अपूर्णताएं हैं, जिनके फलस्वरूप बाजार विफलता उत्पन्न होती है। क्योंकि बाजार सफलता के लिए जरूरी है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। लेकिन अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, इन सारी स्थितियों में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप बाजार विफलता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बाजार विफलता के कारण जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है वो भी अचीव नहीं हो सकती, और जो हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, यानी फॉर प्रोड्यूसिंग एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकती, जिसके फलस्वरूप बाजार विफल होता है और समाज को उसकी हानि होती है। इसलिए सरकार को समाज को इस हानि से बचाने के लिए इंटरवीन करना चाहिए, उसको अपनी सार्वजनिक नीति के माध्यम से जो मोनोपोली है और कंपटीशन है उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो सार्वजनिक नीति क्या होनी चाहिए मोनोपोली एंड कंपटीशन के लिए, उसको हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज के इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ये बताने में सक्षम होंगे कि हमें मोनोपोली को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके फलस्वरूप हमें मोनोपोली को रेगुलेट करना चाहिए ताकि मार्केट एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस आज के वीडियो लेक्चर का, वो ये है कि हम जो सार्वजनिक नीति है विद रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप ये बता पाएंगे कि सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलू, विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ये भी बताने में सक्षम होंगे कि मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए जो पब्लिक पॉलिसी मेथड अडॉप्ट करती है, या पब्लिक पॉलिसी के जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा सरकार कंपटीशन को बढ़ा सकती है और मोनोपोली पावर को कम कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले भाग को या पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, यानी ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू कंट्रोल मोनोपोली। मोनोपोली को कंट्रोल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि मोनोपोली के कारण डेड वेट लॉस होते हैं। डेड वेट लॉस से हमारा अभिप्राय है कुछ ऐसी हानियां होती हैं जो ना तो कंज्यूमर को जाती हैं और ना ही प्रोड्यूसर को जाती हैं, यानी इकोनॉमी को नेट लॉस होता है, जिसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। नॉर्मली अगर मार्केट में अगर प्रोड्यूसर को कोई नुकसान है, कोई हानि है, अगर उसका फायदा कंज्यूमर को मिल जाता है तो डेड वेट लॉस नहीं है। लेकिन मोनोपोली के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो नुकसान होता है वो कंज्यूमर को भी नहीं जाता और प्रोड्यूसर को भी नहीं जाता, यानी प्रोड्यूसर सरप्लस जो है और जो कंज्यूमर सरप्लस है, दोनों की हानि होती है, उसमें कमी आती है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस होता है, दोनों की हानि होती है। जैसा कि हम जानते हैं, आप पहले से जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस है क्या। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो स्थिति है जब कंज्यूमर किसी वस्तु की जितनी कीमत देने के लिए तैयार है और वास्तव में उसे देनी पड़ती है, उसको जो अंतर है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसी तरीके से एक प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की जितनी मात्रा को जिस कीमत पर बेचने के लिए तैयार है और उसे वास्तव में जितनी कीमत मिलती है, उन दोनों के अंतरों को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। तो यहां पे आप देख पाते हैं जो ग्राफ आपके सामने दिखाया गया है, हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व है जो यूजुअली हम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस इक्विलिब्रियम प्राइस जो प्राइस है या जो मार्केट प्राइस है, इस पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी ये है जो रेड डॉटेड लाइन से हमने दिखाई है। ये परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में अगर सपोज है तो उस कंडीशन में हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता आधिक्य से हमारा अभिप्राय ये है कि कंज्यूमर किसी वस्तु की जितनी कीमत देने के लिए तैयार है और वास्तव में जो कीमत देनी पड़ती है उसका अंतर। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि कंज्यूमर, अगर यहां पे कोई कंज्यूमर है, डिमांड कर्व के इस पोर्शन पे अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर उस वस्तु की इतनी कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में उसे कीमत देनी पड़ती है मार्केट प्राइस के बराबर, इतनी कीमत देनी पड़ती है। तो ये जो है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है।
इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर रिवाइज करना जरूरी समझता हूं ताकि हम मोनोपोली को कंट्रोल करने की जो कारण है उनको अच्छे से समझ पाएं। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि कंज्यूमर जो जितनी कीमत देने के लिए तैयार है और वास्तव में जिसे जो कीमत देनी पड़ती है उनका ये अंतर है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर, यहां पे अगर कोई प्रोड्यूसर है वो उस वस्तु को इस कीमत पे बेचना चाहता था, लेकिन क्योंकि प्राइस ऊपर फिक्स हुआ है तो वो उसको उससे ज्यादा कीमत पर बेच पाएगा। इसी तरीके से अगर इस क्वांटिटी पे, इस पोर्शन पे, सप्लाई पे जाएं तो इस हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये जो नीचे की ट्राइंगल बनती है रेड डॉटेड लाइन से, ये वाली जो ट्राइंगल बनती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है और ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये इंफॉर्मेशन जानने के बाद, हम ये समझने के बाद कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, चलिए अब हम जानते हैं कि डेड वेट लॉस किस तरीके से अराइज होता है। यह आपका जाना पहचाना डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारा जो डिमांड कर्व है, जो एआर के द्वारा डिपिक्ट होता है, और एमआर कर्व है, उसकी शेप से हम समझ सकते हैं। उसकी शेप इस तरीके की है जिससे हम ये जान सकते हैं कि यहां पर इस स्थिति में जो मांग कर्व है उसकी जो शेप है वो ये बताती है कि ये या तो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर हम इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम देखें तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है कि एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। जहां इंटरसेक्ट करते हैं एमआर और एमसी, वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन के हिसाब से। तो ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो मोनोपोली है, इस पे जो हमारा प्राइस होगा वो ओपीएम के बराबर होगा, और क्वांटिटी जो है वो हमारी ओक्यूएम के बराबर होगी। ये हमारी स्थिति है इन केस ऑफ मोनोपोली। अब अगर मोनोपोली की बजाय ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो हमें पता है कि ये जो डी या जो एआर है, एमआर इसके बराबर होता। यानी ये लाइन जो होती है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होते। तो यहां पे संतुलन जो है वो हमारा जो ई पॉइंट पे होने की बजाय अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो जी पॉइंट पे होता। ये हमारा पॉइंट है जहां इक्विलिब्रियम होता अगर परफेक्ट कंपटीशन होता। तो यहां पे जो कंपिटिटिव प्राइसेस होते वो हमारे ओपीसी होते और कंपिटिटिव क्वांटिटी जो है वो हमारी ओक्यूसी होती। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति नहीं है, हम जी की बजाय ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है, यानी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले कंज्यूमर को मिलता वो यहां से जो प्राइस पीसी और जी, ये जो हमारी ट्राइंगल है, इस एरिया के बराबर हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में। लेकिन क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस वास्तव में हमें मिलता है वो प्राइस पीएम और एफ, इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हमें प्राप्त होता है। ये वाला एरिया के बराबर हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। इसका मतलब इतने कंज्यूमर सरप्लस की हमारी हानि हुई है, यानी पीएम, एफ, जी और पीसी के बराबर कंज्यूमर सरप्लस की हानि हुई है। इस कंज्यूमर सरप्लस का एक हिस्सा, अगर हमारी स्थिति जो मोनोपोली की है तो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो हमने दिखाया है पीएम, एफ, एच और पीसी, ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रांसफर हो जाता है मोनोपोलिस्ट को। यानी कंज्यूमर सरप्लस ये जो घटा, ये चला गया प्रोड्यूसर सरप्लस के रूप में, यानी ये ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो हमारा ये हिस्सा है जो आप ई, एफ और जी ट्राइंगल के द्वारा देख सकते हैं, ये हिस्सा जो है ये जो है डेडवेट लॉस है, इसका बेनिफिट जो है वो ना तो प्रोड्यूसर को होता है और ना ही कंज्यूमर को होता है। तो इसको हम डेडवेट लॉस कहते हैं और इसका एरिया इक्विवेलेंट होगा ई, एफ और जी के बराबर। आप देख सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपीटिटरी इंडस्ट्री है, पूर्ण प्रतियोगी उद्योग जो है, उसमें क्वांटिटी क्यूसी होगी और प्राइस पीसी होगा। मोनोपोलिस्ट ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्वांटिटी को क्यूएम पर, यानी क्वांटिटी को कम किया है और प्राइस को बढ़ा दिया है, दैट इज पीएम तक। यानी क्वांटिटी ज्यादा मात्रा कम की है और प्राइस को ज्यादा रखा है ताकि मोनोपोलिस्ट के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सकें। तो अब अगर हम रेगुलेशन करना चाहते हैं तो रेगुलेशन की प्रयास ये होना चाहिए कि वो इस तरीके से रेगुलेट करे कि प्राइस को नीचे लेके आए और क्वांटिटी को ज्यादा करे। तो रेगुलेशन का प्राइस जो हमारा प्रयास है वो यही रहेगा, ताकि जो हमारे लॉसेज हैं, ये जो लॉस कंज्यूमर सरप्लस का डेडवेट लॉस है, ये डेडवेट लॉस जो एफ, एच, जी के द्वारा दिखाया है, ये कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है। जैसा कि हमने बताया था कि मोनोपोली के कारण डेडवेट लॉसेज होते हैं कंज्यूमर के भी, और ये जो नीचे का हिस्सा है
एच, ई और जी जो मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर के द्वारा दिखाया है, ट्राइंगल के द्वारा दिखाया है, एच, जी और ई का जो हिस्सा है ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस है। तो इसके कारण अगर हम ये कह सकते हैं, अगर इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो डेड वेट लॉस होंगे, उस कंज्यूमर सरप्लस के भी लॉसेज होंगे और प्रोड्यूसर सरप्लस के भी लॉसेज होंगे। तो इसलिए हमें मोनोपोली को रेगुलेट करने की जरूरत है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के लॉस के साथ साथ अगर इकोनॉमी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या मोनोपोली है तो प्रोडक्शन हम उस पॉइंट पर करते हैं जो आइडियल नहीं है या जिसको हम फुल कैपेसिटी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले मार्केट फेलियर का लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वहां होती है अगर हम जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके लोवेस्ट पॉसिबल पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी हम उत्पादन उतनी मात्रा का करें जब हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस हैं उनमें जो प्रोडक्शन है वो हमारा OQ के बराबर होगा, क्योंकि E जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और यहां पर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी वो OQ होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस है वो OP होगा। अब हम ये देख सकते हैं कि जो OQ आउटपुट है वहां पर जो हमारी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो हो सकती है वो H पॉइंट पे है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो G पॉइंट पे होगा। एवरेज कॉस्ट करके हम G पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन वास्तव में जो फुल कैपेसिटी है या जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है वो H पॉइंट के हिसाब से होनी चाहिए, यानी जो उत्पादन की मात्रा है वो OQ ही होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में हम OQ के बराबर जो है वो उत्पादन करते हैं। तो इसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। एक्सेस कैपेसिटी से हमारा अभिप्राय ये है कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन द ऑप्टिमम और आइडियल क्वांटिटी दैट इज OQE एंड एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज OQ एंड डिफरेंस इज इक्वल टू QQE के बराबर। तो ये हमारा एक तरीके से इतनी आउटपुट हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं या कम प्रोड्यूस करते हैं जितनी आइडियली हमें करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर बाजार में अल्पाधिकार है तो उसके फलस्वरूप बाजार अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो अल्पाधिकार की फर्में हैं वो कार्टेल्स का निर्माण कर सकती हैं, अपने आपस में मिलके वो प्राइस फिक्सिंग अरेंजमेंट कर सकती हैं, यानी कीमतों को और क्वांटिटी को किस तरीके से निर्धारित किया जाए उस तरीके के फॉर्मल और इनफॉर्मल अरेंजमेंट कर सकती हैं। अगर वो कंपटीशन में है तो उस कंडीशन में भी मार्केट इंस्टेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि प्राइस कंपटीशन बहुत जो है वो तीव्र होता है, वहां पर जो गलाकाट प्रतियोगिता है वो शुरू हो सकती है। तो ओलिगोपोली को कंट्रोल करने के लिए और उनको ऑप्टिमम मार्केट एलोकेशन की ओर ले जाने के लिए, जो मार्केट इंपरफेक्शन को दूर करके हम किस तरीके से मार्केट एलोकेशन को ऑप्टिमम बना सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम कोई कानून बनाएं या जो मार्केट है जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का प्रयास करें, ताकि फर्म्स जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज करें और ऑप्टिमम क्वांटिटी और जो ऑप्टिमम प्राइस हमें चाहिए उसकी तरफ हम उनको ले जा सकें। इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर किसी फर्म की मोनोपोली है किसी पार्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने में, तो उनके लिए इस चीज का कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन होता है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर हो सकती है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली की स्थिति है, फर्म्स के पास मोनोपोली पावर है, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूरी है ताकि वो ये इंश्योर कर सकें कि ये फर्में एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस तो कम से कम प्रोवाइड करें। तो इसके लिए कानून जरूरी है, लॉ जरूरी है, इसको रेगुलेट करना जरूरी है। इसी के साथ साथ कई बार देखने में आता है अगर किसी फर्म की मोनोपोली सेलिंग पावर है, यानी वस्तु की एकमात्र विक्रेता है, तो कुछ कंडीशन में ये हो सकता है कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसी हो कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसी गुड के लिए एप्लीकेबल हो, जैसे कोई रॉ मटेरियल हो सकता है या कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो मोनोप्सोनी बाइंग पावर भी लिए हुए हो सकता है, यानी वो किसी वस्तु का किसी साधन का एकमात्र क्रेता भी हो सकता है, तो जिसके कारण वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर या दूसरे जो साधन है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। इसलिए इस कंडीशन को रेगुलेट करना जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको हम नेचुरल मोनोपोलीज कहते हैं, यानी उस इंडस्ट्री में जो मोस्ट एफिशिएंट नंबर ऑफ फर्म है, जब हम मार्केट एफिशिएंसी को प्राप्त करेंगे उसके लिए एक फर्म का होना जरूरी है। एक से अधिक फर्म मार्केट में होंगी तो वो हम इकोनॉमिकली एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो काफी हाई है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हाई है तो प्रोडक्शन का जो साइज है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, यानी उत्पादन का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, और उसके फलस्वरूप उसमें दो या एक से अधिक अगर हम फर्मों का
फर्मों के द्वारा उत्पादन करते हैं या उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में मार्केट एफिशिएंसी को हम अचीव नहीं कर सकते। तो यहां पर इस स्थिति में जो नेचुरल मोनोपोलीज की स्थिति है, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म, अगर हम मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें, मार्केट सक्सेस के हिसाब से बात करें, तो एक होनी चाहिए। तो वहां पे और कंपटीशन को इंकरेज नहीं कर सकते। वहां पे जो पब्लिक पॉलिसी है उसका फोकस जो है वो इंकरेजिंग कंपटीशन नहीं हो सकता। वहां पे जो पब्लिक पॉलिसी है उसका जो फोकस है वो इसलिए इस बात पे होना चाहिए कि हम अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर को रेगुलेट करें। फर्म तो एक ही होगी, लेकिन वो अपनी मोनोपोली पावर को अब्यूज ना कर पाए, उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उसको रेगुलेट या नियमित करना जरूरी है। इसके साथ साथ जो मोनोपोलिस्ट है वो बहुत सारी टेक्निक्स का प्रयोग करके, जैसे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग है, राइजिंग राइवल्स कॉस्ट है, इरेक्टिंग बैरियर टू एंट्री है, इनके द्वारा भी वो मोनोपोलिस्ट है वो कई बार कंपटीशन को रोकने का प्रयास कर सकता है। जैसा कि हम प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में जानते हैं, अगर उसे ये किसी मोनोपोलिस्ट को ये अगर अंदेशा है कि कुछ नई फर्म्स मार्केट में आ सकती हैं, तो वो उसके कारण अपने प्राइसेस को काफी लो कर देता है और इसके फलस्वरूप वो इफेक्टिवली नई फर्मों को मार्केट में प्रवेश करने से रोक सकता है। क्योंकि अगर जो पहले से उपस्थित जो मोनोपोली फर्म है वो अपने प्राइस को बहुत कम कर देती है, तो नई फर्म उस कम प्राइस पर उससे compete करने में सक्षम नहीं होगी और जिसके फलस्वरूप मार्केट फेलियर जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए मार्केट फेलियर को कंट्रोल करना जरूरी है। आइए अब हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं और ये था टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, या सार्वजनिक नीति के जो विभिन्न पहलू हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तरफ तो जो सार्वजनिक नीति है वो ये कहती है कि अगर फर्म आपस में मिलकर एक मोनोपोली को क्रिएट कर सकती हैं तो उसके फलस्वरूप बाजार असफलता उत्पन्न होती है, एक अकुशल जो सिस्टम है वो मार्केट में या इंडस्ट्री में राइज होता है और जिसके कारण बहुत सारे इनइक्विटेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दूसरा जो अभी हमने डिस्कस किया, दूसरा जो पहलू है पब्लिक पॉलिसी का, वो ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं और उस कंडीशन में एक सिंगल फर्म ही लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा सकती है। अगर हम कंपटीशन को इंड्यूस करेंगे तो वो सॉल्यूशन पब्लिक पॉलिसी के लिए ऑप्टिमम नहीं होगा, क्योंकि हम मार्केट एफिशिएंसी को जो पूरा बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मोनोपोली की कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं पेटेंट सिस्टम के द्वारा। पेटेंट सिस्टम भी एक इफेक्टिव बैरियर है जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में मोनोपोली पावर अराइज होती हैं, लेकिन ये एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट भी है ताकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हों। जो फर्म R&D पर खर्च करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती हैं, उनको उनके सफिशिएंट रिटर्न्स मिलें। तो इसलिए जो पब्लिक पॉलिसी है टुवर्ड्स मोनोपोली, इट नॉर्मली कंसिडर्स कॉम्पिटिटिव और एंटी ट्रस्ट लॉज, जैसा कि इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज, यानी जो पहला एस्पेक्ट्स है जिसमें हम कहते हैं कि कंपटीशन को बढ़ाया जाए मोनोपोली पावर को कम करने के लिए, इस तरीके की पॉलिसीज हैं। उसके लिए हम कंपटीटिव और एंटी ट्रस्ट लॉ जो हैं बहुत सारे कंट्रीज में हैं। इंडिया के केस में जैसा कि मैंने अभी बताया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ जो दूसरा जो प्रयास है पब्लिक पॉलिसी का या दूसरा जो पहलू है वो है रेगुलेशन ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज। इन दोनों को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं वो हर कंट्री के डिफर करते हैं, लेकिन इनके हर कंट्री के जितने भी एंटी ट्रस्ट लॉज हैं उनके 3 पहलू सभी में पाए जाएंगे आपको। पहला पहलू ये है, जो भी कंपटीशन लॉज हैं या एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, कि कंपिटिटिव मार्केट की स्थितियों को दूर करने के लिए फर्म जो है वो कोई एग्रीमेंट ना करें, ये इंश्योर करना किसी भी एंटी ट्रस्ट लॉ या कंपटीशन लॉ का एक अहम हिस्सा है, ताकि कार्टेल्स का निर्माण ना हो, बिग प्लेयर्स जो है वो आपस में समझौता ना करें, ताकि मार्केट मैनिपुलेशन ना हो पाए। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है, स्ट्रेटेजिक एक्शन जो फर्म्स लेती हैं मार्केट में, जो डोमिनेंट प्लेयर हैं, डोमिनेंट प्लेयर का मतलब है कि एक फर्म मार्केट के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है, उसका बहुत सब बड़े हिस्से पर कंट्रोल है, तो वो भी जो है वो डोमिनेंट पोजीशंस जो हैं उनको मिसयूज कर सकती हैं। तो डोमिनेंट पोजीशन को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, ज्वाइंट वेंचर हैं और दूसरे स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं जिसके द्वारा फर्म आपस में मिलती हैं और मिलके
वो एक फर्म के रूप में मर्ज होती हैं, या एक फर्म दूसरी फर्म को अक्वायर करती है, या दो फर्में आपस में मिलकर एक नए वेंचर पे जाती हैं, जिन सभी के फलस्वरूप अगर कंपटीशन हैम्पर होता है, कंपटीशन की मात्रा कम होती है, तो जो कंपटीशन लॉ है उसको एड्रेस करता है। ये एंटी ट्रस्ट लॉ के 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो हर जो कंट्री का एंटी ट्रस्ट लॉ है उनको डील करता है। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी के 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो जो सरकार है वो डायरेक्ट कंट्रोल करे, जो नॉर्मल मोनोपोलीज है, नेचुरल मोनोपोलीज ना हो तो सरकार जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है। दूसरा, डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है टू कंट्रोल द कार्टल्स एंड वेरियस प्राइस फिक्सिंग अरेंजमेंट। और तीसरा जो पब्लिक पॉलिसी का जो एस्पेक्ट है वो है टू प्रमोट कम्पिटिटिव कंडीशंस। यानी जब हम पब्लिक पॉलिसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सरकार नॉर्मल मोनोपोलीज की कंडीशन में डायरेक्टली कंट्रोल करे। इसके साथ साथ सरकार इंटरवीन करे ताकि जो मर्जर से रिलेटेड और जो प्राइस फिक्सिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको दूर किया जा सके। और तीसरा जो तरीका ये होता है कि सरकार जो मोनोपोलिस्ट हैं उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, इसके साथ साथ वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि कंपिटिटिव कंडीशंस ज्यादा हों। यानी अगर किसी चीज का इंपोर्ट हमने बंद कर रखा है जहां कंपटीशन नहीं है तो इंपोर्ट अलाउ किया जा सकता है, जिसके कारण कंपिटिटिव कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। और दूसरे तरीके हैं, सरकार खुद उस वस्तु का प्रोडक्शन करके कंपिटिटिव कंडीशंस जो है उस फर्म के लिए या मोनोपोलिस्ट के लिए उत्पन्न कर सकती है। आइए अब हम देखते हैं किसी देश की सरकार मोनोपोली की समस्या से डील करने के लिए किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकती है, या वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा वो कंपटीशन को बढ़ा सकती है, या नेचुरल मोनोपोलीज हैं तो उनको रेगुलेट कर सकती है। पहला है, इट मे इंक्रीज कंपटीशन विद कंपिटिटिव और एंटी ट्रस्ट लॉज। यानी कंपटीशन लॉज बना के या एंटी ट्रस्ट लॉज बना के सरकार कंपटीशन को बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। इसके फलस्वरूप वो फर्म्स को उन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से रोक सकती है जो मार्केट को लेस कंपिटिटिव बनाते हैं या मार्केट में प्रतियोगिता को समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ जो कंपटीशन लॉज हैं उनके माध्यम से सरकार कार्टेल्स जो हैं उनको बनने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं उनसे इंश्योर किया जा सकता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पहुंचे या वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध ना हो। इसके साथ साथ वो कानून बनाकर मर्जर्स को रोक सकती है। तो कंपटीशन लॉज के माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार से मोनोपोली की समस्या को डील करने का प्रयास कर सकती है। कंपटीशन लॉज के 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला है हमारा जो कंपटीशन लॉज है वो कोलिजिव एक्टिविटीज पर जो अपना फोकस रखता है, यानी ऐसी सभी एक्टिविटीज को रोकता है जिसमें फर्म्स कोल्यूजन करती हैं। दूसरा है जो वो है मर्जर एंड एक्विजिशन को रेगुलेट किया जाता है, यानी फर्में आपस में मिलकर मार्केट पावर गेन ना करें। फर्म्स एक फर्म दूसरी फर्म को ना खरीदे और 2 फर्में आपस में मिलकर कंपटीशन को वाइप आउट ना करें, इसके लिए भी सरकार कानून बना सकती है। इसके साथ साथ तीसरा जो तरीका है कंपटीशन लॉज जिसको डील करता है वो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जो हर देश का जो कंट्री लॉज है उसके ये 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं जिनको वो कंट्रोल करने का प्रयास करती है। जैसे कि जो कोलिजिव एक्टिविटीज हैं इसमें इंपोर्ट कार्टल्स हैं, बाहर के देशों से सामान खरीद के बेचने वाले वो जो कार्टल्स हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। इसके साथ साथ प्राइस फिक्सिंग के अरेंजमेंट्स हैं उनको चेक करने का प्रयास किया जा सकता है। ये सभी कोलिजिव एक्टिविटीज मैं नीचे लिस्ट आउट कर रहा हूं जिनके लिए जो कंपटीशन लॉज हैं वो डील करते हैं, जिनके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस इनमें उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आपका मार्केट शेयरिंग का अरेंजमेंट है कि फर्में आपस में मिलकर मार्केट के हिस्से को शेयर कर लेती हैं कि इस पोर्शन को जो इतना हिस्सा है हर फर्म अपना मार्केट में शेयर रखेगी। इस तरीके के कोल्यूजन हो सकते हैं। इसके साथ साथ बिड रिगिंग, जब सप्लाई करते हैं उसके लिए जो बिड्स देते हैं उसमें बिड्स प्रोवाइड करने से पहले फर्में आपस में बात कर लेती हैं, आपस में मिल लेती हैं, जिसके फलस्वरूप जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, यानी जो प्राइस है वो ज्यादा मात्रा में हायर किया जाता है। इसके साथ साथ वो प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं ताकि उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। जानबूझकर उत्पादन को कम किया जा सकता है ताकि प्राइसेस ज्यादा हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इसके साथ साथ क्योंकि जो मोनोपोलीज हैं वो बहुत सारे केसेस में मोनोस्पोनिस्ट भी होते हैं, यानी वो साधनों को खरीदने वाले एकमात्र क्रेता भी होते हैं, तो वो उन साधनों को खरीदने से इंकार करके या वस्तुओं की सप्लाई करने से इंकार करके, क्योंकि वो एकमात्र विक्रेता भी है, तो सप्लाई करने से रोकने की जो एक्टिविटीज हैं वो कोलिजिव एक्टिविटीज में आती हैं। इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव डीलिंग जो है विशेष रूप से कि
हम एक्सक्लूसिव डीलिंग के माध्यम से सामान को बेचेंगे तो वो भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ टेरिटोरियल एलोकेशन, यानी वो जो बाजार का इलाका है उसको बांट सकते हैं। नॉर्थ रीजन में आप सप्लाई करेंगे, साउथ रीजन में हम सप्लाई करेंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कोलिजिव एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं और इनको हर देश का कंपटीशन लॉ है किसी ना किसी तरीके से डील करता है। दूसरा है हमारा अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस से हमारा अभिप्राय है कि एक फर्म जो है वो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लेती है, यानी वो जो फर्म है वो मार्केट के ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा कर लेती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वो उस डोमिनेंस की पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि मारुति को हम ले सकते हैं एक डोमिनेंस की पोजीशन की, आज से 10, 15 या 20 साल पहले जो कार बाजार था उसमें मार्केट में मारुति का डोमिनेंस था, क्योंकि मारुति सबसे बड़ी कंपनी थी, वो मार्केट के 90 या 95% हिस्से पे वो कंट्रोल रखती थी। तो इसके फलस्वरूप वो डोमिनेंस की स्थिति को अब्यूज करते हुए प्रीडेटरी प्राइसिंग कर सकती है। प्रीडेटरी प्राइसिंग से हमारा अभिप्राय ये है कि फर्म्स जो हैं, प्रीडेटर होता है शिकारी, तो इस तरीके से वो प्राइस को फिक्स करती हैं कि जो कंपटीटर है वो मार्केट में ना आ पाए। अगर कोई नया कंपटीटर मार्केट में आना चाहता है तो वो अपने प्राइस को बहुत कम कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप जो नई फर्म है वो मार्केट में उनसे कंपटीशन नहीं कर सकती और वो मार्केट में आने से रुकती है, जिसके फलस्वरूप प्रीडेटरी प्राइसिंग के माध्यम से वो बैरियर टू एंट्री इंपोज करते हैं, यानी प्राइस को यूज करते हुए दे यूज इट एज ए बैरियर टू एंट्री, तो उसको हम प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। इसके साथ साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेसिव प्राइसेस के द्वारा भी फर्म है वो डोमिनेंस की पोजीशन को अब्यूज कर सकती है, जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लो होती है उनसे वो ज्यादा मात्रा में कीमत वसूल कर सकती है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि वो सबसे बड़ी फर्म है जो मार्केट में सप्लाई करती है, या कई बार एकमात्र फर्म है जो सप्लाई करती है, तो उसके कारण वो एक्सेसिव प्राइसेस जो है वो हायर कर सकती है। इसके साथ साथ वो जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज कर सकती है। इसी तरीके से मर्जर एंड एक्विजिशन को भी हर देश के कंपटीशन लॉज डील करते हैं, जिनमें जो फर्म्स हैं, जो कंपटीटर हैं, वो आपस में टोटली यूनिफाइड अगर होते हैं, तो जिसको हम मर्जर कह सकते हैं या जिसको हम एक्विजिशन के द्वारा भी हो सकता है। इन सब में मर्जर्स में फर्म आपस में मिल जाती हैं और एक्विजिशन में एक फर्म दूसरी फर्म को खरीद लेती है। इन सारी एक्टिविटीज से मार्केट में कंपटीशन कम होता है और वो डोमिनेंस की पोजीशन गेन करती हैं फर्म आपस में मिलकर, और जिसके फलस्वरूप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का लॉस होता है। इसके साथ साथ फर्म्स, एक फर्म जो है या कुछ फर्म हैं जो अपने कंपटीटर्स के सफिशिएंट शेयर्स बाई कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके मैनेजमेंट में वो दखल दे सकती हैं और इफेक्टिवली जो कंपटीशन है उसको कम कर सकती हैं। तो हर देश के जो कंपटीशन लॉज हैं इन 3 प्रकार की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं, और वो जो मोनोपोली के मिसयूजेज हैं या मोनोपोली फॉर्मेशन के जो तरीके हैं उनको रोकने का प्रयास करती है, ताकि मोनोपोलीज फॉर्म ना हो। अगर हो गई हैं तो वो इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी में कंपटीशन कम हो। तो कंपटीशन लॉज के माध्यम से सरकार जो है, किसी भी देश की सरकार, वो मोनोपोलीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकती है, फर्म के कोल्यूजन को रोकने का प्रयास कर सकती है। इसके साथ साथ जो कंपटीशन लॉज के माध्यम से मर्जर एंड एक्विजिशन को रोकने का भी प्रयास कर सकती है, जिसके फलस्वरूप कंपटीशन को बढ़ाया जा सकता है या मोनोपोली के मिसयूज को रोका जा सकता है। तो ये थी हमारी बेसिकली जो कंपटीशन लॉज था। अब दूसरा जो तरीका हो सकता है कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज का, वो होता है रेगुलेशन। यानी रेगुलेशन का मतलब है कि फर्म जो है वो मोनोपोलिस्ट के बिहेवियर को रेगुलेट करने का प्रयास करती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, जैसे यूटिलिटी सर्विसेज हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन को नहीं बढ़ा सकती क्योंकि नेचुरल मोनोपोलीज हैं। अगर हम एक से ज्यादा फर्मों को या ज्यादा फर्में अगर मार्केट में आती हैं तो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती उस गुड्स को, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था। तो यहां पे सरकार का फोकस है कि वो प्राइस को रेगुलेट करे, प्राइस को देखे कि किस तरीके का प्राइसेस वो चार्ज कर रही हैं। अब यहां क्वेश्चन अराइज ये होता है कि नेचुरल मोनोपोलीज के केसेस में प्राइस किस तरीके से फिक्स होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल डायग्राम के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से नेचुरल मोनोपोलीज के केस में जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाना चाहिए। ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा एमआर और एमसी कर्व है। जो रेड लाइन है ये P = MC को दिखाती है और इक्विलिब्रियम हमारा ई पॉइंट पे है। ई पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस चार्ज कर रही है फर्म वो OP के बराबर चार्ज कर रही है जो MC के बराबर है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम
फर्म को जहां प्रोड्यूस करना चाहिए या सोसाइटी के हिसाब से जो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है वो हमारा वो है जहां पर प्राइस एमसी के बराबर हो। हमने मार्केट फेलियर में भी डिस्कस किया था कि अगर प्राइस एमसी के बराबर होगा तो मार्केट एफिशिएंट होगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी राइज होगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्म का अगर वो प्राइस को एमसी के बराबर रखती है, यानी यहां पर अगर ओपी के बराबर रखती है, तो उस कंडीशन में फर्म को लॉसेज होंगे। कितने लॉसेज होंगे? क्योंकि फर्म का एवरेज कॉस्ट ऊपर है, तो यहां पे फर्म को पर यूनिट ईएफ के बराबर लॉसेज होंगे। और टोटल लॉसेज जो है, ये जो एरिया मैंने आपको डार्क करके दिखाया है, ये जो एरिया है यहां इसके बराबर फर्म को लॉसेज होंगे। तो ये फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्राइस को एमसी के बराबर रखे, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं रख सकती। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है प्राइस को एवरेज कॉस्ट के बराबर रखा जाए। जैसा कि हम कह सकते हैं यहां पे फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे अगर फर्म प्राइस को एसी के बराबर रखती है, तो यानी इस क्वांटिटी में अगर फर्म प्राइस को रखती है तो उस कंडीशन में फर्म जो है वो उसको लॉसेज नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग का मेथड अपनाती है तो उसके फलस्वरूप डेड वेट लॉसेज हैं वो अराइज होंगे, डेड वेट लॉस उत्पन्न होंगे। डेड वेट लॉस उत्पन्न होने के कारण जो कंज्यूमर लॉस है, कंज्यूमर सरप्लस है और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, उसकी कुछ ना कुछ हानि होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इसी तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग के साथ साथ फर्म्स जो है वो प्राइस सीलिंग को भी फोर्स किया जा सकता है, यानी सरकार जो है वो नेचुरल मोनोपोलीज के केस में प्राइस की एक अपर लिमिट फिक्स कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप जो देश की सरकार है वो कानून के माध्यम से या रूल्स के माध्यम से उनके प्राइसेस को एक सीमा से ऊपर ना जाएं, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकती है। इसके साथ साथ तीसरा जो तरीका हो सकता है वो रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन हो सकता है, यानी फर्म्स जो हैं वो मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट जो है या रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम कहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो वो गेन कर सकती हैं या जो प्राप्त कर सकती हैं उसकी लिमिट को फिक्स कर सकती है, जिसके फलस्वरूप वो प्राइस को इस तरीके से फिक्स करें कि उनके जो रेट ऑफ रिटर्न हैं वो एक स्पेसिफाइड जो आपकी मैक्सिमम है उससे ऊपर ना जाएं। तीसरा जो तरीका है वो प्राइवेट मोनोपोलीज को पब्लिक एंटरप्राइजेज में चेंज किया जा सकता है, यानी उनकी ओनरशिप जो है, जो मोनोपोलीज है उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट खुद अज्यूम कर सकती है, ताकि जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सके और सर्विस को रेगुलेट किया जा सके। और नेचुरल मोनोपोलीज के केस में सरकार ऐसा करती भी है। बेसिकली जो मैक्सिमम नेचुरल मोनोपोलीज हैं वो सरकार खुद प्रोवाइड करती है, जैसे कि वाटर की सप्लाई है किसी सिटी में या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वो सरकार खुद अज्यूम करती है। तो ये भी एक तरीका है, अगर मोनोपोलीज हैं, नेचुरल मोनोपोली है या अदरवाइज है, उसमें अगर कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन की संभावनाएं ज्यादा हैं तो उस केस में सरकार उस पब्लिक एंटरप्राइजेज की ओनरशिप खुद ले सकती है, खुद सरकार उसका स्वामित्व ग्रहण कर सकती है। और चौथा जो तरीका है वो टैक्सेशन है। टैक्सेशन के द्वारा सरकार जो है वो मोनोपोलिस्टिक जो पावर्स हैं उनको रोकने का या रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास कर सकती है। फर्म के ऊपर जो मोनोपोली फर्म्स हैं उन पे सरकार या तो एक लमसम टैक्स, एक मुश्त कर लगा सकती है, उसके लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो, जिसके फलस्वरूप टैक्सेशन के माध्यम से सरकार उनके जो प्रॉफिट्स हैं मोनोपोलीज के उनको अपने पास ट्रांसफर कर सकती है, जिसके द्वारा वो दूसरी सर्विसेज जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड कर सकती है। तो टैक्सेशन भी एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है ऑफ कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, उनके प्रॉफिट को अपने पास ट्रांसफर करने का। इसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस, क्योंकि बेचने वाला एकमात्र विक्रेता है या उसकी पावर्स हैं, मोनोपोली पावर्स हैं, एकाधिकारी शक्तियां उसके पास हैं, इनको इनकरेज करने के लिए बायर्स एसोसिएशन बनाई जा सकती हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन बनाई जा सकती हैं, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाए और वस्तु की कीमत एक लिमिट से ज्यादा ना हो पाए। और छठा जो तरीका है जो गवर्नमेंट के पास है वो है डूइंग नथिंग एट ऑल, मोनोपोलीज को जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दिया जाए। इसका प्रयोग सरकार तब करती है जब उसे लगता है कि अगर वो मार्केट इंपरफेक्शन को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू जो मार्केट इंपरफेक्शंस के फलस्वरूप जो उनके नुकसान जो हैं उनकी बजाय उसको अगर कंपेयर करने का प्रयास करते हैं तो उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा आती है। तो इस कंडीशन में सरकार कुछ नहीं करती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे पब्लिक पॉलिसी के लिए जो मोनोपोली को डील करने के लिए और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। आइए हम अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो सकता है कि हम मोनोपोली को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि नेचुरल मोनोपोलीज क्या हैं और उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है।
सकता है। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मोनोपोलीज को रेगुलेट करने की पब्लिक पॉलिसीज के ऑप्शन कौन कौन से हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज किया जाता है। आइए अब हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है कि इनमें से नेचुरल मोनोपोली का एग्जाम्पल कौन सा है, आप बता पाएंगे। सी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज केबल टीवी नेटवर्क। अनरेगुलेटेड मोनोपोलीज की क्या कंसिक्वेंसेज हो सकती हैं, कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बी वुड बी द राइट आंसर, दिस मीन्स इट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट क्वांटिटी एंड प्राइस। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग है उसके लिए नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। आप ध्यान से देख के बता पाएंगे कि ए इज द राइट आंसर, क्योंकि प्राइस शुड बी इक्वल टू एमसी, तभी एफिशिएंट होगा, लेकिन यहां पे एसी के बराबर फिक्स होता है इसलिए एफिशिएंट नहीं होगा। तो ए वुड बी द राइट आंसर। ये कुछ रेफरेंसेज हैं जिनको आप यूज करके अपनी फर्दर इसमें रेफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के इतना ही। आपके धैर्य पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।